हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। ऐसी आशा हमारी आप लोगों से है। चलिए आते हैं अपने मूल विषय पे, मूल बिंदु पे आते हैं। रीजनिंग के साथ साथ हिंदी का भी सेगमेंट हम लोगों का चल रहा है। लास्ट डे आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोगों ने देखा कि हिंदी किस तरह से विकसित हुई है और इसकी आदि जननी जो संस्कृत है और कैसे कैसे संस्कृत का अपभ्रंश होता चला गया, या कहिए कि संस्कृत बदलती चली गई, उसका स्वरूप बदलता चला गया और आगे चल करके ये हिंदी के रूप में आई। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप लोगों ने देखा, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में हम लोगों ने डिटेल में कालखंडों को पढ़ा, जिसमें से हमें निष्कर्ष निकल के आया हम लोगों का कि हमने देखा कि जो भारत की जो आर्यों की जो भाषा रही है वह रही है हमारी संस्कृत भाषा रही है, और संस्कृत भाषा के माध्यम से ही बाकी शेष भाषाओं का विकास हुआ है। यानी कि देखा जाए, अगर हम प्राचीन काल में देखते हैं तो जो हमारी संस्कृत थी वो हमारी दो भागों में विभक्त रही है। शुरुआती दौर में जब 1500 ईसा पूर्व से हिंदी लिपि का या किसी लिपि का विकास हुआ, हिंदी ना कह करके कहिए कि भारतीय सभ्यता यानी भारत की जो लिखने की कला विकसित हुई, उसमें जो सबसे पहले काल में शुरुआत हुआ वह संस्कृत की स्टार्टिंग होती है। यानी कि भारतीय आर्यों की जो भाषा, इसी नाते क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों की भाषा कौन सी भाषा रही है, तो आर्यों की जो भाषा रही है वो कौन सी भाषा रही है, संस्कृत भाषा रही है। शुरुआती दौर में 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, यानी 1000 साल का जो पीरियड रहा है, इसमें से संस्कृत को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक तो आपका वैदिक संस्कृत रहा है जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का काल जो रहा है वह लौकिक संस्कृत के रूप में रहा है। तो वैदिक संस्कृत 500 वर्षों तक, फिर लौकिक संस्कृत, यानी कि हम कहें प्राचीन काल में संस्कृत रही है। और फिर मध्यकाल में जब आते हैं तो इसी संस्कृत का रूप परिवर्तित हो जाता है, और उस समय के जो समाज सुधारक लोग रहते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के समाज सुधारक जैसे गौतम बुद्ध महोदय रहते हैं, उसी तरह से जैन धर्म के जो समाज सुधारक रहे महावीर स्वामी जी रहे हैं, ये इन लोगों ने जो जनमानस की उस समय सामान्य भाषा थी, यानी किताबी भाषा ना हो करके जो जनसाधारण में व्याप्त भाषा थी, प्रचलित भाषा थी, उनका प्रयोग करते हुए, जो कि संस्कृत से काफ़ी मेल खाती हुई भाषा रही है, उसका प्रयोग किया और अपने धर्म का प्रचार करने में इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया। तो संस्कृत से लेकर के हमने देखा बौद्ध धर्म का जो, यानी कि हमने देखा जो प्रकृत भाषा रही है, ये सारे लोग प्रकृत भाषा के अंतर्गत ही रहे हैं। प्रकृत भाषा मध्यकाल की पूरी भाषा जो हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल की जो भाषा रही है वो क्या रही है, प्रकृत भाषा रही है। अगर इसको ही प्रकृत भाषा को अगर हम विभक्त करते हैं तो 3 भागों में हम लोगों ने विभक्त किया था। एक तो प्राचीन यानी कि पहली प्रकृत भाषा रही है जिसमें पाली का प्रयोग किया गया, पाली लैंग्वेज डेवलप हुई संस्कृत से। फिर इसके बाद में इसके दूसरे खंड में अगर हम देते हैं, प्राकृत के दूसरे खंड में जाते हैं तो वहाँ पर प्रकृत भाषा विकसित होती है, जिसका महावीर स्वामी ने इसका प्रयोग किया बड़े पैमाने पर। देन इसके बाद में अपभ्रंश आता है, ठीक है। अपभ्रंश के माध्यम से यानी कि संस्कृत, पाली और प्रकृत होते हुए अपभ्रंश को प्राप्त होती है। अपभ्रंश मतलब मैंने कल डिटेल में बताया था, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, इस पर पुनः ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा, इस नाते संक्षिप्त में आप समझिए इसको। तो अपभ्रंश हो जाता है, यानी कि जो संस्कृत रहती है वो काफ़ी विकृत हो जाती है, बदल जाती है। तो अवहट्ट यानी जो 200 वर्षों का लगभग पीरियड रहता है उसके माध्यम से होते हुए हिंदी का विकास होता है, और हिंदी से रिलेटेड यानी कि अपभ्रंश से कई भाषाओं का विकास प्रकृत भाषा से हो जाता है। जैसे आपने देखा था बंगला भाषा थी, उड़िया भाषा थी, असमिया थी, तमाम सारे ऐसे लैंग्वेज का विकास होता है। उन्हीं में से हिंदी भी एक भाषा रहती है। तो इसका जो विकास क्रम रहेगा, संस्कृत रहेगा, पाली रहेगा, प्रकृत रहेगा, अपभ्रंश रहेगा, और एक संक्रमित पीरियड रहेगा अवहट्ट का। अवहट्ट के बाद हिंदी आएगी। हिंदी को फिर पुनः 3 कालखंडों में आप विभक्त कर सकते हैं, एक प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, और देन इस समय जो काल चल रहा है वो आधुनिक हिंदी का काल पीरियड रहेगा। और अब सवाल पैदा होता है कि जब हिंदी बन गई तो अब हिंदी भाषा के इतिहास के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है या किस अपभ्रंश से। चूँकि हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, बाकी और भी बहुत सारी भाषाओं का अपभ्रंश से ही विकास हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी जो एक्चुअल में है ये एक तो लैंग्वेज बन गई यानी भाषा बन गई, तो किस अपभ्रंश से बनी है ये देखना है। दूसरी चीज़ें कि यह मतलब इसकी कितनी उपभाषाएं रही हैं,
ठीक है, किसी भाषा की कई उपभाषाएं होती हैं और कई उपभाषाओं की कई बोलियां होती हैं, सब मिल करके एक भाषा का निर्माण करती हैं। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। हिंदी के बारे में यह भी जानेंगे कि किन राज्यों में हिंदी भाषी लोग बोले जाते हैं, रहते हैं, हिंदी किन किन राज्यों की भाषा हिंदी मानी जाती है, हिंदी से बिलोंग करती है। ये तमाम सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी भाषा। तो कोई जो भाषा होती है उसकी कई सारी उपभाषाएं होती हैं और फिर उसकी कई सारी बोलियां होती हैं। तो हिंदी भी इन्हीं भाषाओं में से एक है जिसकी 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं के माध्यम से कुल 18 बोलियों का निर्माण हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक तौर से पूछा है कि कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, हिंदी भाषा की कितनी उपबोलियां हैं, तो 5 हैं। वो 5 कौन कौन सी हैं, इनके बारे में भी देखते हैं अभी। और इन 5 उपभाषाओं से कितनी बोलियों का निर्माण हुआ है और कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें देखते हैं कि हिंदी जो रही है वो एक भाषा रही है। इसकी जो 5 भाषाएं रही हैं, तो अगर हम ऐसे मैप के आधार पर देखें, आज मैप के माध्यम से भी आपको हम बताएंगे, आपको राजस्थान से लेकर के और बिहार तक, राजस्थान से लेकर के बिहार तक का हिस्सा अगर आप मैप में देखेंगे पूरी तरह से हिंदी भाषी लोगों का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इवन बंगाल एक बॉर्डर आप मान लीजिए, उत्तर में आप पूरब में बंगाल को बॉर्डर मानिए और दक्षिण में आप महाराष्ट्र यानी मराठी को बॉर्डर मानिए। मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्से यानी बुंदेलखंड के जो हिस्से आपके आते हैं और मध्य प्रदेश का मालवा का पठार वाला मध्य प्रदेश का हिस्सा, उसे छोड़ करके या थोड़ा सा मालवा का हिस्सा भी लेते हुए आप हिंदी के बॉर्डर को समझिएगा। और पूरा राजस्थान आपका हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो इधर आपका राजस्थान यानी पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ हिस्सा, वो पूरा राजस्थान, और यहाँ फिर अपना बंगाल तक का बॉर्डर यानी बंगाल से पहले का यानी बिहार तक का बॉर्डर आपका हिंदी भाषी क्षेत्र का आता है। दक्षिण में जाएंगे तो मराठा और मालवा के ऊपर का हिस्सा आपका आएगा। और अगर हम उत्तर में विस्तार देखेंगे तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में जाएंगे, यानी कि हमारा पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, सभी को पता है 2000 से पहले का दौर में वो उत्तर प्रदेश के हिस्से थे, तो वहाँ पर, और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ आपका हरियाणा पूरी तरह से, और इसके अलावा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में हिंदी का विस्तार रहता है। तो ये पूरी एक सरहद है जो कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के लिए है। इन्हीं पूरे क्षेत्रों में जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इन्हीं पूरी क्षेत्रों में हिंदी 5 भागों में उपभाषाओं में विभक्त है। एक तो आपका जो पश्चिम का हिस्सा पड़ता है यानी राजस्थान का जो बेल्ट होता है वह राजस्थानी हिंदी के रूप में आपका जाना जाता है। दूसरा आपका जो हिस्सा आता है वह पश्चिमी हिस्सा कहलाता है, जिसमें आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे बेल्ट को आप ले लेंगे और नीचे तक चले जाएंगे आप मालवा के क्षेत्रों से कि तक का क्षेत्र आप चले जाएंगे, यानी कि आप कहिए कि कन्नौज से होते हुए नीचे के हिस्से में पूरी तरह से आप चले जाएंगे मध्य प्रदेश तक की सीमा तक। तो ये हिस्सा आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाता है। तो 2 हिंदी ये हो गई। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र आ जाएंगे। देन इसके बाद का हिस्सा आपका बीच वाला हिस्सा आ जाएगा, जिसमें आपका बिहार से सटा हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, या कहिए कि अवध का जो प्रांत आपका पड़ेगा, अवध का क्षेत्र लेते हुए नीचे के हिस्से में आप चले जाएंगे आपका मालवा के पठार के बगल यानी पूरब का जो हिस्सा आपका आएगा, बघेलखंड वगैरह का जो क्षेत्र आपका आएगा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। देन इसके बाद में बिहार का पूरा बेल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है, जिसमें भोजपुरी है, मैथिली वगैरह भाषा है, ये आपकी भाषा इसके अंतर्गत आपकी आ जाएगी, ठीक है, भोजपुरी वगैरह। तो ये तो 5 हिस्से हैं। आइए इसको और भी डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हम लोगों ने फिगर के माध्यम से देखा है। ठीक है, देखिए पहली तो भाषा, और किससे कौन सी भाषा निकली है, ये 5 तो मैंने आपको बता दी। तो शुरुआती 2 ध्यान रखिएगा, जो राजस्थानी क्षेत्र का है यानी कि राजस्थानी जो हिंदी है, और उसके बगल यानी कि पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, ये दोनों सीधे सीधे सौर सैनी अपभ्रंश से निकली हैं। तो बहुत सारे अपभ्रंश भी हैं, तो 5 या 6 प्रकार के अपभ्रंशों के बारे में चर्चा होती है। कुल 6 प्रकार के अपभ्रंश हैं, ठीक है, और जिनमें से मूल रूप से आपको किताबों में 5 प्रकार के अपभ्रंशों के बारे में चर्चा ज़्यादा मिलेगी, जिससे हिंदी का विकास हुआ है या और भाषाओं का विकास हुआ है। तो ये जो 5 प्रकार के अपभ्रंश हैं, इनमें से सौर सैनी अपभ्रंश हिंदी मतलब सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी का ज़्यादा विस्तार हुआ है, ठीक है। तो सौर सैनी अपभ्रंश से आपकी कौन कौन सी भाषा निकली, ये भी थोड़ा समझिएगा। इसमें राजस्थानी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, और साथ ही साथ हिमालय की जो हिंदी आपकी पड़ती है, ये खस अपभ्रंश से निकली हुई है। और खस अपभ्रंश भी जो है, यह सौर सैनी अपभ्रंश से प्रभावित अपभ्रंश है,
ठीक है। तो कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के विकास में यानी उपबोलियों के बनने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अपभ्रंश बन रहा है वो सौरसैनी अपभ्रंश बन रहा है। ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन कभी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो इस पर भी ध्यान होगा। इसके अलावा मागधी अपभ्रंश बनता है हमारा, जिसमें से दो तरह के हैं, मागधी अपभ्रंश है और अर्धमागधी अपभ्रंश है। तो पूर्वी हिंदी हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है और बिहारी हिंदी जो हमारी आती है ये आपकी मागधी अपभ्रंश से आती है। तो अपभ्रंशों के बारे में आपको जानकारी हो गई, 5 तरह के अपभ्रंश हो गए। और इन 5 अपभ्रंशों में, या 5 अपभ्रंश ना कहिए इसको मूल रूप से अगर आप बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं 3 तरह के अपभ्रंश, ठीक है। एक तो मागधी, अर्धमागधी, एक ही अपभ्रंश लगभग मान के चलिए इसको आप। दूसरा सौरसैनी है और तीसरा आपका खस है, जो कि खस भी आपका सौरसैनी से प्रभावित है। तो कुल मूल रूप से भारत में भारतीय हिंदी भाषा लैंग्वेज के लिए अगर अपभ्रंश की बात करेंगे तो 2 ही अपभ्रंश आपको मूल रूप से समझना जरूरी होगा कि भारत जो हिंदी बोली जाती है दो अपभ्रंशों से मूल रूप से निकली हुई है। एक तो मागधी अपभ्रंश है, दूसरा सौरसैनी, जिसमें सौरसैनी सबसे महत्वपूर्ण है। समझ में आ गई बात। तो ये 5 उपभाषाएं हैं। किसी की भाषा के कितनी उपभाषाएं और कितनी बोलियां हैं इनके बारे में बात मैं बार बार कर रहा हूं आपसे। तो हिंदी एक भाषा हो गई, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हो गई। 5 उपभाषा में कौन? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हो गई। और इन्हीं से अपभ्रंशों, किन अपभ्रंशों से बनी हुई है उसके बारे में जो मैंने बताया, सौरसैनी अपभ्रंश, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से ये भी बनी हुई है। उसी तरह से पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश से, और देन पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, और बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से बनी हुई है, ठीक है। अब इन अपभ्रंशों के माध्यम से कितनी उपबोलियां निकली हैं, यानी कि बोलियां कितनी निकली हैं, उपबोलियों से कितनी बोलियां निकली हुई हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। ये देखते हैं। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली देखिएगा। इसमें क्या है, पहले सौरसैनी अपभ्रंश यानी कि राजस्थानी बोलियों में से, इसमें से इसको जो क्लासिफिकेशन 4 हिस्सों में किया गया है, मैप में भी यही देखते चलिए आप, फिर और आपको और क्लियर होता चला जाएगा। राजस्थानी जो हिंदी है, राजस्थानी हिंदी, इसमें देखिए 4 हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। कभी कभी उत्तरी वाले को मध्य भी कह देता है, तो आप भ्रमित मत होइएगा। किताब में कहीं देखेंगे तो उत्तरी वाली जो मेवाती है, इसी को मेवाती को मध्य राजस्थानी भी कह देता है कहीं पे, तो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ तक आता है। चूंकि देखिए पूर्वी और पश्चिमी हो गया, तो उत्तरी हिस्से में यानी मध्य वाला हिस्सा अगर कहीं करेगा तो उत्तरी ही मेंशन उसमें होगा, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी नहीं होगा। तो इस नाते कभी कभी मेवाती को ये कह देता है मध्य राजस्थानी, ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे उत्तरी कह दे वो और चाहे मध्य क्षेत्र कह दे तो भी आप चलेगा, ठीक है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी जो है पश्चिमी हिंदी है, जिसको हम लोग पश्चिमी राजस्थानी है। पश्चिमी राजस्थानी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मारवाड़ी भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थानी को इसको 4 कालखंडों में, 4 उपबोलियों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, जिसे पश्चिमी राजस्थानी को ही मारवाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये आपका जैसलमेर और मेवाड़ के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। पहला क्षेत्र आपका जो बच्चों पढ़ेगा वो कौन सा क्षेत्र पढ़ेगा, ये पहला आपका है। इसमें देखेंगे तो 18 आपको निकल के आएगा। ये 5 हो गया, एक लैंग्वेज हो गई है। अब इसमें देखिए हम लोग पश्चिमी राजस्थानी जो है ये क्या है, इसको मारवाड़ी भी कहते हैं। ये किन क्षेत्रों में बोली जाती है, उन क्षेत्रों के बारे में अगर देखेंगे तो वो क्षेत्र आपके पड़ते हैं क्या, मेवाड़ का क्षेत्र है, और जैसलमेर जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। दूसरा है बच्चों पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो क्या, जयपुर वाला क्षेत्र पड़ता है, जयपुर, ठीक है, जयपुरी इसको भी कहते हैं, या पूर्वी राजस्थानी, या इसके और भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, डडाही है और डुडाही, ठीक है, डुडाड़ी भी इसको कहते हैं, और डडाही या डुडाड़ी किसको कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी भाषा को, जिसको हम लोग और जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ही और भिन्न नाम है। तो कभी एग्जाम में अगर आ जाता है डडाही क्या है, कौन सी लैंग्वेज है किसकी, तो पूर्वी राजस्थानी आप कह सकते हैं, और डुडाड़ी भी करके अगर आ जाता है तो पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं आपके, अजमेर आएगा, जयपुर आएगा, और किशनगढ़ वगैरह के डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। पूर्वी राजस्थान के ये जिले हैं आपके, जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर का डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें है बच्चों तीसरा जो आपका है, ये आपका उत्तरी राजस्थानी या मेवाती, इसी को ही मध्य राजस्थानी भी कहते हैं,
ठीक है। मध्य राजस्थानी भी कहीं कहीं किताबों में मिल जाता है आपको, उत्तरी राजस्थानी या इसी को ही मेवाती के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये मेवाती है और ये क्या है, पश्चिमी राजस्थानी है, जिसको हम लोग मारवाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इसी के ही नाम को जो डिस्ट्रिक्ट जो आपका यहाँ पड़ता है वह जैसलमेर और मेवाड़ वगैरह का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। और जयपुरी जिसे है, जिसे हम लोग डडाही या डुडाही, डुडाड़ी या डुडाही, डुडाड़ी वैसे इसका नाम है, डुडाड़ी, ये भाषा बोली जाती है यहाँ पर। और अगर हम बात करेंगे दक्षिणी, यानी कि दक्षिण का जो हिस्सा आ जाएगा वह चौथा आपका हो जाएगा, चौथा नंबर आपका होगा दक्षिणी राजस्थानी, जिसको हम लोग मालावी कहते हैं, क्योंकि नीचे इसके मध्य प्रदेश का मालवा का पठार क्षेत्र आता है, इस नाते इसका नाम मलावी भी पड़ता है, मलावी, ठीक है। मलावी क्यों है, क्योंकि मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वह क्षेत्र इससे सटा हुआ है, इस नाते मलावी क्षेत्र भी के नाम से भी जानते हैं। तो याद यहीं पे हो जाना चाहिए आपको। ये क्या हो जाता है, मारवाड़ी, पश्चिम का मारवाड़ी है, शुरुआती दौर का क्या है, जयपुरी है, ऊपर वाला है मेवाती, यानी उत्तर की राजस्थान, उत्तरी राजस्थानी जो है मेवाती है, और दक्षिण में क्या है, मलावी है, ठीक है। ये मालवा के पठार से रिलेटेड है। और जयपुरी ही महत्वपूर्ण ज़्यादा है, ज़्यादा इसी को पूछता है डुडाड़ी, ठीक है, या डुडाही, ठीक है, डडाही या डुडाही, ये लैंग्वेज है। तो ये चार आपकी इसकी लैंग्वेज निकल के आ गई क्या, राजस्थानी हिंदी से, ठीक है। चार लैंग्वेज आपकी निकल के आई। और यह जो क्षेत्र पड़ता है ये मालवा के क्षेत्र में, उज्जैन इंदौर के आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है, उज्जैन वगैरह मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। तो कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश का भी कुछ बेल्ट इससे प्रभावित है। यानी कि जितना भी ये सरहद आप देख रहे हैं, इस मैप के आधार पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। इतने क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी मैंने बताया भारोपीय परिवार की भाषा थी कल वाले वीडियो में, उसमें बताया मैंने आपको 73% जो है भारतीय जो है इसको यूज करते हैं, यानी प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। पूरी आबादी का 73% इसी भारोपीय भाषा परिवार के लोग हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, पश्चिमी हिंदी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से प्रभावित है, ये सौर सैनी अपभ्रंश से ये भी प्रभावित है। इसको क्या कहते हैं, इसको पूरा 5 भागों में बांटा गया है। 5 में पहला पड़ता है, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा पड़ता है वो पड़ता है आपका हरियाणा का हिस्सा। हरियाणा का जो हिस्सा पड़ता है, अगर हम मैप को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर पड़ रहा है क्या, हरियाणा पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली से ऊपर वाला हिस्सा आएगा तो हरियाणा का जो हिस्सा आपका पड़ जाएगा, एक हिस्सा तो ये बढ़ जाता है, ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है बच्चों। पहला है हरियाणा है आपका, दूसरा है आपका, उसके नीचे के हिस्से में चले आएंगे खड़ी बोली यानी कौरवी वाली भाषा बोली जाती है, ठीक है, जो कि आपका मतलब देहरादून या मेरठ वगैरह का जो डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है, मेरठ वगैरह का डिस्ट्रिक्ट, ऐसे आप समझिएगा मेरठ का जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपका खड़ी बोली मूल रूप से बोली जाती है। इस समय किसान आंदोलन चल रहा है ना, किसान आंदोलन में महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में एक आध बार चर्चा हम लोगों ने की है इस पर। उसमें देखिएगा उनकी जो लैंग्वेज है, आप देखिए बड़ी खड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, अल्हड़ भाषा जो लगती है, बड़ी अच्छी और मधुर भाषा होती है, थोड़ी लठमार भाषा होती है, लेकिन बड़ी मीठी सी भाषा लगती है वो, ठीक है। तो वो खड़ी बोली वही भाषा आपकी है। तो मेरठ के आसपास सहारनपुर के जो हिस्से हैं उन क्षेत्रों में ये भाषा बड़े पैमाने पर बोली जाती है। देहरादून के क्षेत्रों में भी कुछ बोली जाती है। उसके पहले हरियाणवी की बात कर रहा था मैं, हरियाणवी को बांगरू भाषा भी कहते हैं, ठीक है। तो हरियाणवी एक हो गई, बांगरू जो कि हरियाणा और दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है, बांगरू भाषा या हरियाणवी भाषा। दूसरी आपकी खड़ी बोली हो जाएगी, जिसे खड़ी बोली को ही कौरवी के नाम से जाना जाता है। देन इसके बाद में उसके नीचे वाले बेल्ट में हम आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका मथुरा वगैरह का डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ता है, मथुरा आगरा के आसपास वाला जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पहली आपकी हरियाणवी और बांगरू हो गई, दूसरी आपकी खड़ी बोली हो गई, तीसरी आपकी ब्रज भाषा हो गई, और चौथी आपकी हो जाती है कन्नौजी। चौथी आपकी जो है पश्चिमी हिंदी की जो लैंग्वेज है वह कन्नौजी है, ठीक है। कन्नौजी के बाद आप चले जाते हैं, 5वीं जो भाषा आती है वो नीचे आप चले जाते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्रों में चले जाते हैं, झांसी ललितपुर वगैरह का डिस्ट्रिक्ट आता है, उन क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो बुंदेलखंडी आपको मिलने लगेगी, ठीक है। वहाँ पर यानी कि ग्वालियर का हिस्सा है, छतरपुर है, पन्ना है, झांसी है, हमीरपुर या ललितपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका बुंदेलखंड के अंतर्गत आ जाता है। इसके पहले आप कन्नौज यानी उन्नाव का जो क्षेत्र पड़ता है वह उन्नाव कन्नौज वगैरह का जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो उसके अंतर्गत कन्नौजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसको 5 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। ये कन्नौज वाला हिस्सा है। पहला आपका था क्या, हरियाणवी, इसको सीक्वेंस में ऐसे याद कर लीजिएगा, एक क्रम में ऊपर से देखेंगे हरियाणवी
हरियाणवी या बांगरी, और खड़ी बोली जिसको कौरवी भी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी आपकी ब्रज भाषा हो जाएगी इसकी, चौथी आपकी कन्नौजी हो जाएगी, और पांचवी आपकी बुंदेलखंडी हो जाएगी। ये क्या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। तो मुझे लगता है ये स्पष्ट हो चुका होगा आपको। आगे देखते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो है खस अपभ्रंश से निकली हुई है, और खस अपभ्रंश में किसका असर पड़ा हुआ, किस अपभ्रंश का असर है, सौर सैनी अपभ्रंश का, ठीक है, असर है। ये पहाड़ी हिंदी आपकी पड़ती है। पहाड़ी हिंदी को पुनः दो कालखंडों में बांट दिया गया है, दो हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला हिस्सा पड़ता है पश्चिमी पहाड़ी और दूसरा पड़ता है मध्यवर्ती पहाड़ी हिस्सा, ठीक है। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के मंडियाली डिस्ट्रिक्ट वगैरह पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश वगैरह का क्षेत्र आपका आता है, जो कि पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आ जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी को देखेंगे तो उसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है कुमायूनी, ठीक है, और दूसरा है गढ़वाली। कुमायूनी जो आपकी लैंग्वेज है, भाषा है, कुमायूनी हिंदी जैसे कहेंगे हम लोग। कुमायूनी यहाँ पर चाहे तो आप हिंदी लिख सकते हैं, कुमायूनी हिंदी, ठीक है। कुमायूनी हिंदी जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो पड़ता है आपका, नैनीताल वगैरह का जो क्षेत्र पड़ता है, ये आपका कुमायूनी हिंदी वहाँ पे प्रयोग की जाती है, ठीक है। और गढ़वाली हिंदी जो आपकी है, गढ़वाली हिंदी, ये आपका गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है, टिहरी वगैरह डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आपके आते हैं। क्लियर। और इसके बाद में ये तो स्पष्ट हो गया, यहाँ पर दो आपके हो गए, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखेंगे, ये किस अपभ्रंश से निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। यह भी तीन भागों में बटी हुई है, ठीक है। इसके तीन महत्वपूर्ण भाग है। पहला है अवधि, जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के ये डिस्ट्रिक्ट यानी बस्ती डिस्ट्रिक्ट से लेकर गोरखपुर, अवध का जो क्षेत्र पूरा, लखनऊ वगैरह का जो क्षेत्र है, फैजाबाद, पहले जो अवध का राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद हुआ करती थी, फिर उसका स्थानांतरित करके लखनऊ कर दिया गया। तो ये पूरा बेल्ट जो आपका आता है, यानी इलाहाबाद, लखनऊ वगैरह जो क्षेत्र है, अवधि क्षेत्र, ठीक है, तो वो वाला क्षेत्र आपका इसके अंतर्गत, अवधि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। बघेली में आप देखेंगे तो बघेलखंड यानी कि जो इसके नीचे का डिस्ट्रिक्ट आता है बघेलखंड का, यानी कि सतना, रीवा वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका रीवा है, सीवा नहीं है, रीवा डिस्ट्रिक्ट है, रीवा है, सिंगरौली वगैरह है, ये सब आपके जो क्षेत्र पड़ते हैं ये बघेलखंड के अंतर्गत आपके आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरा बेटा आता है छत्तीसगढ़, यानी कि जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट बना हुआ, राज्य बना है कट करके, वो छत्तीसगढ़ इसमें आ जाती है। तो तीन आप इसमें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। कौन कौन सा, अवधि है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन आपके आप जाएंगे अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। और देन इसके बाद हम लोग देखेंगे मैप में भी, अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं कि ये जो आपका क्षेत्र पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ से पूरा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है अवध का प्रदेश, यानी कि आपका पहले जो ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट आपकी पड़ती है, ये सिद्धार्थनगर और आपका संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ था। तो पूरा ये क्षेत्र आपका एक तरह से बस्ती डिस्ट्रिक्ट में आप उसको लेकर के चलेंगे। अभी वर्तमान में जो बटा हुआ है सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और ये बस्ती हो जाएगा। बस्ती के बाद के हिस्से में आप फैजाबाद चले जाएंगे। फैजाबाद यानी कि अवध जो पुराना अवध रहा है, इससे होकर के इलाहाबाद, लखनऊ तक के हिस्से पूरी तरह से आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये पहला आपका हो जाएगा अवधि, और दूसरा जो होगा पूर्वी बघेली हो जाएगा, या इसको बघेली कह सकते हैं, पूर्वी बघेली ना करके बघेली सीधे कहिए इसको, बघेली वाला बघेलखंडी हो जाएगा। और तीसरा आपका इसका छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। तो ये तीन भाषा आपके, तीन क्षेत्र हो गए किसके, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ गए। ये क्या था आपका, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, ठीक है। और ये इसके बाद में आपका हरियाणवी वगैरह जो था, ये क्या, पश्चिमी हिंदी था। ये राजस्थानी हिंदी है आपका, और ये पश्चिमी हिंदी हो गया। और फिर ये इसके बाद यहाँ पर जो हिस्से बटे हुए थे, ये क्या, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। और चौथा आपका हो जाएगा ये आपका पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। ध्यान रखिएगा, पूर्वी मतलब एकदम पूरब नहीं है, ये हिंदी का पूर्वी हिस्सा। और इसके बाद का जो हिस्सा बढ़ेगा ये आपका बिहारी हिंदी हो जाएगा बच्चों, बिहारी हिंदी, ठीक है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मूल रूप से तीन आपके आएंगे। एक आपका आएगा मागधी है, दूसरा है मैथिली, और तीसरा है आपका भोजपुरी, ठीक है। मगधी है, जिसे मगही भी कहा जाता है, मगधी को मगही भी कहा जाता है। और फिर दूसरा मैथिली है, और तीसरा आपका भोजपुरी है। जिसमें से अगर आप देखेंगे मगधी या मागधी जो है, ये बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट वगैरह में बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे मैथिली जो आपका पड़ता है, ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दरभंगा इसके अंतर्गत के क्षेत्रों में बोली जाती है। और भोजपुरी तो क्या है आपका, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र पड़ते हैं, यानी कि अगर आप कुशीनगर के आगे बलिया वगैरह चले जाएंगे तो बलिया वगैरह का जो क्षेत्र आपका पड़ता है, और पूरी तरह से बिहार में तो भोजपुरी बोली ही जाती है उन क्षेत्रों में। उसी तरह से जो छत्तीसगढ़ी, रीवा वगैरह
से तो आप लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से कुल हिंदी का जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है वो कुल 5 उपभाषाओं में और 18 बोलियों में। आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। राजस्थानी भाषा में कितनी आपकी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं। राजस्थानी में 4 हैं आपकी, पश्चिमी में आपकी 5 हैं पश्चिमी हिंदी में, और पहाड़ी में आप देखेंगे तो 2 हैं, और देन इसके बाद पूर्वी हिंदी में देखेंगे तो 3 हैं, और इसके बाद में आप बिहारी में देखेंगे तो 3 हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे तो आपका हो जाएगा कुल टोटल 18 भाषाएं हो जाएंगी। 5 4 9 1 10 16 कितनी भाषाएं हो गई? 5 4 9 1 10 17 भाषाएं हो रही हैं। से हम लोग इस तरह से बच्चों देखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन में देखिए जो टोटल भाषाएं होनी चाहिए वो 4 5 4 9 और 9 3 12 12 3 15 और 3 18, ये 18 लैंग्वेज होगी। इसमें होना क्या चाहिए था कि ये जो पश्चिमी पहाड़ी है इसमें क्लासिफिकेशन जो है ये होना चाहिए मंडियाली है, और मध्यवर्ती जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें कुमायूनी हिंदी और गढ़वाली हिंदी, यहाँ पे मंडियाली हिंदी होना चाहिए, यहाँ मंडियाली हिंदी ठीक है, हिंदी होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बच्चों कुल 18 उपभाषाएं आपकी निकल के आएंगी। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस हो जाएगा ये 3, इस पे आपका 3 का ये सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो 4 भाषाएं हो गई आपकी किसमें? राजस्थानी में, राजस्थानी में आपकी 4 लैंग्वेज आपकी आ जाएंगी, जो 4 बोलियां आ जाएंगी। ठीक है, वो 4 हो जाएंगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी जो है वो पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 लैंग्वेज आ जाएगी, और देन इसके बाद में 3 आपका पहाड़ी में आ जाएगा, 3 आपका पूर्वी हिंदी में आ जाएगा, और 3 आपका बिहारी हिंदी में। तो 3 तरीके के 9 ये हो जाएंगे, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 बोलियां हैं। तो ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा, और पूछेगा जब नाम तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, मतलब 18 बोलियों में से कौन सी नहीं है या कौन कौन सी हैं। तो इस तरह का जब कोई पेयर बना करके दिया रहेगा तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। ये 18 बोलियां हो गई, जो कि मैप के थ्रू आप लोगों ने इसको देख लिया। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसमें आपको कोई असुविधा नहीं हुई होगी। और आपने हिंदी साहित्य का इतिहास से लेकर के हिंदी के विकास के, और जो है हिंदी का विकास देखा, और हिंदी के विकास में आपने देखा कि उसकी 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, 5 उपभाषाओं की कितनी बोलियां हैं, कुल 18 उपबोलियों के बारे में समझ गए। इसी क्रम में हम लोग आगे कंटिन्यू होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे, और आगे जो भी आएंगे वो भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज का वीडियो काफ़ी उपयोगी है, ये एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इससे पूछता है। तो आप लोग पढ़िए, इसका लाभ उठाइए। आप लोग अपना प्यार और साथ ऐसे बनाए रखिए जैसे कि हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो दें। कहीं कोई और कोचिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ने पाएगी अगर आप लोग ऐसा ही साथ बनाए रखेंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहीं कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो कि आपको हमारे चैनल पर ना उपलब्ध हो पाए, वो भी आपको निःशुल्क व्यवस्थाओं में अभी तक हम लोग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आगे भी अगर सब कुछ अच्छा रहा तो निश्चित तौर से ऐसे ही आपका साथ बना रहेगा। आप लोग इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पे देते हैं तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। ऐसे ही साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।